हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल मिराया एकेडमी। जो पहले था शिक्षा की बातें, अब ये हो गया है मिराया एकेडमी। ओके, तो चलिए आगे आज हम इसमें जानने वाले हैं हिंदी, जो कि है क्लास 8th के बच्चों के लिए। और आज मैं इसमें पढ़ाने वाली हूँ आपको चैप्टर जिसका नाम है गांव बड़ा या शहर। ओके, तो ये क्लास 8th के बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गांव और शहर दो गांवों के बारे में, मतलब भारत के दो हिस्सों के बारे में बताया गया है कि गांव या शहर, ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संदर्भ देख लेते हैं कि आखिर इस स्टोरी में ऐसा क्या है। ठीक है, संदर्भ क्या होता है? एक छोटा सा उसका रूप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत को गाँव का देश कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि भारत में क्या है, बहुत सारे गाँव हैं, इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं, गाँव का देश भी कहते हैं। इसलिए भारत को गाँव का देश कहा जाता है। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या गाँव में निवास करती है। मतलब देखिए, शहर में कम है और उससे ज़्यादा कहाँ है, 70% लोग जहाँ हैं, जनसंख्या कहाँ है, गाँव में निवास करती है, गाँव में रहती है। पिछले कुछ दशकों से बेहतर की तलाश में लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन होना शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो कुछ अपनी बेहतर चाहते हैं, उन्हें और अच्छा चाहिए, तो फिर वो कहाँ गए हैं, अब पलायन कर गए हैं गांव से शहर की ओर। विकास की किरण गांव तक पहुंचने से अब गांव और शहर के बीच की दूरी मिटने लगी है। ठीक है, क्योंकि इतना विकास हो गया है तो लोगों को गांव से शहर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उनके बीच की दूरी क्या होने लगी है, अब मिटने लगी है। गांव से शहर में आसानी से जाया जा सकता है और शहर से गांव में भी आसानी से जाया जा सकता है, और उनके बीच की दूरी अब मिट रही है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गांव में देख लेते हैं। सबसे पहले गांव के बारे में क्या बताइए। तो गांव क्या कह रहा है, कहो भाई शहर। गांव शहर से कह रहा है, कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो, क्या कुछ विशेष बात है? क्यों भाई इतना सीना तान कर क्यों चल रहे हो शहर, है ना। तो गांव किससे कह रहा है, शहर से कह रहा है। तो शहर यहाँ पर क्या बोलता है, तो क्या एड़ी ऊंची करके चलने से तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। एड़ी ऊंची कर चलने से, तो क्या एड़ी ऊंची कर चलने से, यहाँ पर एड़ी ऊंची कर चलने से क्या मतलब है, एड़ी ऊंची कर चलने से मतलब है यहाँ पर कि भाई तुम मेरी क्या बराबरी कर सकते हो। मैं तो शहर हूँ, तुम तो गांव हो छोटे से, तुम्हारे यहाँ पे तो कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं तो गांव, मैं तो शहर हूँ, है ना, तो तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। एड़ी ऊंची करके चलना मतलब बराबरी करना, ठीक है, से तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वाले का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता है। तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वाले का जीवन कैसा है, सुखमय है, क्योंकि उसे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है ना, सुविधाएं मिल रही है, खुशियाँ मिल रही हैं। तो क्या है, उनका जीवन क्या है, बहुत ज़्यादा कैसा रहता है, आमोद प्रमोद से पूर्ण रहता है। आमोद प्रमोद यानी कि वो खुश रहते हैं, है ना। गाँव को अब गाँव वाले भी नहीं पूछते। देखिए, गांव वाले की क्या है, कोई मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है गांव की, तो गांव वाले भी नहीं पूछते, मेरी ओर धड़ाधड़ भाग रहे हैं। तो शहर को देखिए कितना प्राउड आ गया यहाँ पर कि भाई तेरे को तो कोई गांव, तुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, और सब मेरी तरफ ही आए जा रहे हैं, मेरी ओर धड़ाधड़ आगे भाग रहे हैं। ठीक है, तो शहर ने ऐसे बोला गाँव को। तो गाँव क्या बोलता है, लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो भाई। पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह का मीन्स होता है बच्चों, पहले से निश्चित कर रखा गया विचार, यानी कि पहले से ही उसने बना लिया है कि हाँ ये सोच है। ठीक है, ये सोच है, पहले से ही निश्चित कर रखा गया विचार, ये सोच पहले से ही सोच के रखी हुई है। से ग्रसित हो भाई, लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। ग्रसित रहना मतलब, ग्रसित रहना की मतलब वैसी तुमने अपने मन में बैठा ली है ये चीज़, वैसी धारणा बना ली है, वैसी इमेज बना ली है ना, मन में बैठा लिया है कि तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो भाई। तुम लोग जानते ही हो कि भारत को गांव का देश कहा जाता है। अब यह भी जान लो कि गांव अब पहले से गांव नहीं रहे, इनका रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। गांव के निवासियों की जीवन शैली भी
जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। तो गाँव लगता है कि तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो भाई, यानी कि तुम्हारी दिमाग में मतलब ऐसे पुराने विचार हैं, पहले से ही तुमने ये भाई बना के रखा हुआ है अपने दिमाग में कि ये तो गाँव है, ये तो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा, है ना, मन में बैठा के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा बोल रहे हैं गांव शहर को, जबकि गांव क्या है, गांव में भी अब विकसित होने लगा है ना। तो गांव के निवासियों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है, तो गांव ऐसे बोलता है। तो शहर क्या कहता है, शहर, अरे भाई क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, क्यों अपनी इतनी तारीफ कर रहे हो, है ना। शहर कहता है अरे भाई क्यों अपनी इतनी तारीफ कर रहे हो, शहर के लोग यदा कदा गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसी क्या नई बात हो गई जो शान भगार रहे हो, है ना। शहर कहता है अरे भाई क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, क्यों अपनी इतनी तारीफ कर रहे हो, शहर गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। तो शहर के लोग मेरे यहाँ आते रहते हैं, है ना। शहर के लोग यदा कदा गांव जाते रहते हैं और उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिल जाती है कि ऐसी मतलब क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या चल रहा है गांव में, मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ऐसी क्या नई बात हो गई है जो तुम इतनी शान भगार रहे हो, मतलब अपने बारे में इतना ऊंचा, मतलब इतना अच्छा बोल रहे हो, है ना। तो शान भगारना मतलब इतने अच्छी तारीफ करना अपने बारे में, है ना, ऐसे बोलता है शहर। तो गाँव क्या कहता है, मेरी कुछ बातें तो सब जानते हैं, खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहलहाते खेतों और बाग बगीचों की हरियाली अनायास ही सबके मन को आकृष्ट करती है ना। मानते हो ये चीज़। तो गांव बोलता है अब तो तुमको पता ही होगा ना कि मेरे यहाँ कितनी हरियाली है, प्रदूषण रहित मेरा गांव है, साफ हवा है, आसपास के लहलाते खेत हैं, है ना, बाग बगीचे हैं, हरियाली है, अनायास ही सबके मन को आकृष्ट कर लेती है। अनायास मीन्स होता है बच्चों कि मतलब देखते ही हमको वो चीज़ें अचानक से और सबके मन को आकृष्ट कर लेती हैं, है ना। अचानक से आकृष्ट करना मतलब कि अपनी तरफ आकर्षित कर देती है ना। इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि क्या कर लेती है, एकदम से अचानक से अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। तो मैं इतना क्या हूँ, कहने का मतलब है गांव कह रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, है ना, कि मेरे यहाँ हरियाली है, हवा साफ है, सब कुछ है। तो शहर क्या कहता है, मानता हूँ चलो तुम्हारी बात में, ये तुम्हारे यहाँ है ये सब चीज़ें, पर गांव के निवासियों की जीवन शैली के बारे में तुम कौन सी उल्लेखनीय बात बताना चाह रहे थे। चलो शहर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि तुम्हारे पास ये सब है, लेकिन तुम्हारे यहाँ के गाँव निवासियों की, है ना, उनकी जीवन शैली तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। तो क्या कहता है, मानता हूँ पर गाँव के निवासियों की जीवन शैली के बारे में तुम कौन सी उल्लेखनीय बात बताना चाह रहे थे। तुम्हारे यहाँ शौचालय, स्नान घर की व्यवस्था तो है ही नहीं, प्रकाश की व्यवस्था का भी घोर अभाव है ना, लाइट भी नहीं है, वहाँ पे नहाने की जगह नहीं है, शौचालय की जगह नहीं है, वॉशरूम जाने का वहाँ पे कुछ साधन ऐसा नहीं है ना, लाइट नहीं रहती वहाँ पे। गांव के एक तालाब में भी सभी लोग नहाते हैं, वस्त्र भी वहीं पे धोते हैं, पशुओं को भी उसी में पानी पिलाते हैं, नहलाते भी वहीं पर ही हैं, वे आसपास के स्थान को भी गंदा करते हैं। प्रदूषण केवल धुआं या धूल से नहीं होता, बल्कि गंदे स्थान, गंदी वस्तुओं और अशुद्ध जल से भी होता है। तुम्हारे तालाब का तो ये हाल है कि उसमें नहाने से लोगों के शरीर में खुजली भी पैदा हो जाती है। तो शहर क्या बोलता है, चलिए ठीक है भाई, तुम्हारे यहाँ खुली धूप, साफ हवा, सब कुछ लहलाते खेत हैं, बट तुम्हारे यहाँ पानी तो देखिए, तालाब तो देखिए कितने गंदे हैं, वहीं पे आप खुद भी नहाते हो, वहीं पे तुम अपने वस्त्र भी धोते हो, वहीं पे जानवरों को भी नहलाते हो, है ना, उसी पानी को भी फिर तुम पीते भी हो, तो कितना गंदा वो पानी है, कभी सोचा है ये चीज़। तो शहर ऐसे बोलता है, और वहाँ के लोगों को नहाने से शरीर में खुजली भी हो जाती है। तो गांव क्या कहता है, गांव, कुछ सीमा तक तुम्हारी बात सही हो सकती है, किंतु इसके कुछ विशेष कारण हैं। पहले गांव में जनसंख्या कम थी, तब तालाब का पानी इतना अशुद्ध नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब गांव की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसका प्रभाव सफाई पर तो पड़ेगा ही, है ना। इसके अतिरिक्त परिवार बढ़ने से खेतों का कई बार बंटवारा हुआ, जिससे अब लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए हैं। लेकिन तुम यह ना समझो कि मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तो तुम्हें भी भुगतने पड़ रहे हैं। मुझे तुम्हारे विषय में भी बहुत कुछ पता चला है, बहुत कुछ बातें पता है। तो
गांव क्या कहता है, हाँ ठीक है, हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब पहले से क्या थे, पहले तो जनसंख्या कम थी, अब गांव में भी जनसंख्या बढ़ने लगी है, इसीलिए लोग तालाब में आते हैं, है ना। खेतों के लिए भी पानी चाहिए होता है, तो क्या है, परिवार बढ़ने से खेतों का भी कहीं बंटवारा हो गया है और अब लोगों के पास छोटे छोटे ही खेत रह गए हैं, ठीक है। तो बोलता है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तो तुम्हारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तुम्हारे यहाँ भी हो रही है। तो शहर क्या कहता है, क्यों नहीं, तुम्हें मेरे विषय में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है, मेरे यहाँ के लोगों की दशा काफ़ी अच्छी है। तो गांव क्या कहता है, ऐसा कहकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, यानी कि मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते, ऐसा झूठ मत बोलो। आंखों में धूल नहीं झोंक सकते मतलब कि मुझे झूठ बोल करके तुम मुझे फंसाओ मत इन चीज़ों में, है ना। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, आंखों में धूल नहीं झोंक सकते मतलब धोखा नहीं दे सकते, मुझसे ऐसा झूठ मत बोलो, ठीक है। ऐसा कहकर तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे तुम्हारे तो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कई कई मंजिलें ऊंचे और आपस में सटे मकानों की वजह से लोगों को सूर्य के दर्शन भी नहीं हो पाते। इतने ऊंचे ऊंचे क्या हैं, मंजिलें हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, और आसपास मकान इतने सट गए हैं कि भाई सूर्य भी देखने को नहीं मिलता है। रात में बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते रहते हैं। रात में तो लाइट जल जाती है बिजली से, लेकिन दिन में तो सूरज भी नहीं आता, इतने पास पास सटे हुए हैं मकान, बिल्डिंग्स इतनी ऊंची ऊंची हैं, ठीक है। तो गांव ऐसा बोलता है। तो शहर क्या बोलता है, शहर कहता है स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता पर ही तुम इतना इतरा रहे हो, है ना, तुम इतना इतरा रहे हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ स्वच्छ वायु है, प्रकाश भी है, सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है, इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। तो शहर ऐसे बोलता है, जरा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े के ढेर को तो देखो, अपनी गलियों के दर्शन तो कर लो। तो शहर क्या बोलता है, पहले अपने गांव में जो तुमने इधर उधर कूड़े के ढेर फैला के रखे हुए हैं, पहले उस पर तो एक नज़र मार लो, है ना, अपनी गलियों के दर्शन तो कर लो। तो गांव क्या कहते हैं, गांव कहता है कूड़े के ढेर हट रहे हैं और गलियां भी अब पक्की हो रही हैं, खुली धूप और हवा ये गांव को सबसे बड़ी नियामतें हैं। ये क्या है, गांव को सबसे बड़ी नियामतें कि भाई ये तो ज़रूर होना चाहिए, खुली हवा और धूप। शरीर और मन को स्वस्थ रखने हेतु सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरा भरा वातावरण कितना आवश्यक है, यह तो तुम भी जानते होंगे। ग्रामवासियों को बड़ी सुलभता के साथ पौष्टिक आहार के आवश्यक पदार्थ शुद्ध और सस्ते दामों में प्राप्त होते हैं। तो ग्रामवासियों को क्या है, बड़ी सुलभता के साथ, मतलब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती कि उन्हें आहार कैसे मिल रहा है ना। तो गांव में क्या है, सबसे बड़ी ये इतनी एक उनकी क्या है, एक उपलब्धता है कि उन्हें आराम से चीज़ें मिल जाती हैं, पौष्टिक आहार भी मिल जाता है, कुछ मिलावट वाला खाना नहीं मिलता है ना, खुद वो उगाते हैं, खेती करते हैं। तो बड़ी सुलभता के साथ पौष्टिक आहार के आवश्यक पदार्थ शुद्ध और सस्ते दामों में मिल जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तो तुम सहमत ही होगे, है ना। तो गांव कहता है कि मेरे यहाँ तो पौष्टिक आहार है, क्या कहते हैं, मिलावट रहित खाना होता है, शुद्ध हवाएं होती हैं, और क्या चाहिए, है ना, यही तो सब चाहिए होता है कि इंसान को। तो शहर क्या बोलता है, किन पदार्थों की उपलब्धता की बात कर रहे हो तुम। तो शहर फिर ऐसे बोलता है ना, उसकी बात की अगेंस्ट करता है कि किन पदार्थों की उपलब्धता की बात कर रहे हो तुम। तो गांव कहता है दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, ताज़े फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख यानी कि गन्ना जिसे हम बोलते हैं, दाल, अनाज, यही तो पौष्टिक भोजन के आधार हैं। मेरे किसान इनका उत्पादन करते हैं, इसीलिए ये वस्तुएं गांव में आसानी से शुद्ध रूप में मिल जाती हैं। तो शहर कहता है तो कौन सी बड़ी बात हुई, मेरे यहाँ भी अनाज मंडी, सब्जी मंडी और अन्य वस्तुओं के बाजार हैं, यहाँ से हर प्रकार की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, अस्पताल आदि के होने से लोगों को शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य रक्षा साधन आसानी से प्राप्त हैं। इनके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती है। मेरे कल कारखानों और मिलों में गांव के लोगों को रोजगार मिलता है, तो मेरे यहाँ पर भी तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। अगर तुम्हारे यहाँ पे हरी सब्जियाँ उगती हैं, ताज़ी ताज़ी खाने फल मिलते हैं, गुड़, ईख, अनाज, ये सब तुम लोग उगाते हो, पौष्टिक भोजन तुम्हें मिलता है, इसका उत्पादन करते हो, तो मेरे यहाँ भी तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। उल्टा तुम लोग क्या करते हो, मेरे यहाँ आते हो
और रोजगार तुम्हें मिलता है। तो शहर ये सब बोलता है। तो गांव क्या कहता है, देखो भाई, तुम्हारी बाजार के खाद्यान्नों में मिलावट होती है। मेरे यहाँ कृषि और बागवानी होने से अनाज, फल, सब्जी आदि शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। खेती के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन से एक विशेष लाभ ये भी है कि लोगों को शुद्ध दूध, दही और घी सरलता से प्राप्त हो जाता है। शिक्षा के लिए गांव शहरों पर निर्भर अवश्य है, पर यह तो उनकी गुणग्राह्यता है। रही तुम्हारे कारखानों और मिलों में कार्य करने की बात, तो ये मत भूलो कि तुम्हारे कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहाँ से कच्चे माल से चल रहे हैं। सब मेरे यहाँ से लाए कच्चे माल से चल रहे हैं। अब ना, तो शहर कहता है मेरे यहाँ तो कल कारखाने हैं, मिले हैं और गांव के लोगों को हम रोजगार भी दे रहे हैं। तो गांव ने क्या बोला, गांव ने बोला कि हमारे यहाँ पशुपालन का विशेष लाभ है ना, कृषि बागवानी अच्छे से होती है और तुम्हारे कारखानों और मिलों की बात तुम कर रहे हो, तो ये मत भूलना कि तुम्हारे जो कपड़े मिल हैं, दालों की मिलें हैं, गन्ना की मिली हैं, ये सब मेरे यहाँ से लाए कच्चे माल से चल रहे हैं। तो गांव से ही पहले कच्चा माल शहर में जाता है ना। तो गांव ने फिर ये बोला। तो शहर क्या कहता है, ये तो तुम अपने विषय में वही पुरानी रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो। रटी रटाई बातें दोहराना मतलब, रटी रटाई मतलब जो कि बार बार बोलते हैं, है ना। रटी रटाई मतलब बार बार बोलना, पहले से चली आ रही हैं ये चीज़ें, है ना। तो पहले से चली आ रही बातों को हम क्या बोलते हैं, रटी रटाई बातें बोलते हैं। ठीक है। तो बोलता है कि, तो गांव शहर बोलता है, यह तो तुम अपने विषय में वही पुरानी रटी बातें दोहरा रहे हो। अरे दूध मिलता कहाँ है गांव वालों को, शहर में तो मोल का भी मिल जाएगा, गांव में तो मोल का भी नहीं मिलता। हाँ, कच्चे माल वाली बात मैं मानता हूँ कि कच्चा माल तुम्हारे यहाँ से मेरे यहाँ आता है, ठीक है, बट दूध का क्या है, गांव के लोगों को भी तो दूध नहीं मिल रहा। तो गांव क्या कहता है, गांव कहता है भैया अतिरिक्त दूध को शहर बेच दिया जाता है, इसीलिए तो हमारे पास जितना भी दूध बचता है ना, हमारे पास दूध की कमी नहीं है, हमारे पास जितना भी दूध बचता है उसको हम शहर भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, शहर भेज देते हैं। इसके लिए तो तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। देखो भाई, अब गांव का रूप बदलता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से क्या हुआ है, गांवों और शहरों को आपस में जोड़ने हेतु पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार हेतु गांव-गांव में स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी थोड़ी दूर पर अस्पताल भी खोले गए हैं। विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जगह जगह पानी की टंकियां बन रही हैं। खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं। तो हमारा गांव भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये दूध की बात जो तुमने कही है, ये दूध हमारे यहाँ जितना भी दूध बचता है ना, हम उसको पीते नहीं हैं, हम उसको क्या करते हैं, तुम्हारे शहर में ही भेजते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये है सब सड़क निर्माण का काम हो रहा है, ठीक है। शिक्षा केंद्र खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं हमारे गांव में, ठीक है। विद्युतीकरण के लिए बिजली के लिए भी पानी की टंकियां बन रही हैं। पानी से बिजली बनती है, तो पानी की टंकियां भी बन रही हैं। और खुले में जो शौच होती थी उससे मुक्ति के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं। तो हमारा गांव भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। तो गांव ये बोलता है कि मैं भी अब क्या हूँ, काफ़ी डेवलप हो रहा हूँ। तो शहर कहता है तुमने पशुपालन के लाभों का तो अतिशय गुणगान किया, लेकिन बेचारे पशुओं के लिए क्या कहीं चारागाह बच पाए हैं। तो कह रहे हैं कि शहर कहता है तुमने पशुपालन के लाभों का तो अतिशय गुणगान किया, मतलब उसके बारे में तो तुमने काफ़ी बोला। गुणगान करना मतलब गुणगान करना, यानी कि उसके बारे में तुम काफ़ी बोल रहे हो, है ना। और लेकिन बेचारे पशुओं के लिए तो कोई क्या कहीं चारागाह बच पाए हैं। चारागाह क्या होता है बच्चों, चारागाह मतलब पशुओं के चरने के लिए जिस भूमि में वो चरते हैं, खेतों में, भूमि में जहाँ पे घास वगैरह उगी होती है ना, उसको हम उसको बोलते हैं चारागाह, है ना। जिस स्थान पर वो चरते हैं, जिस भूमि पे वो चरते हैं। तो क्या वो कहीं बच पाया है, कहीं पे भूमि ऐसी बची है कि पशु उनको चर सके। लोगों ने पास पड़ोस के वनों को काटकर और चारागाहों को जोतकर खेतों में बदल लिया है। ऐसा लगता है कि वन संपदा और पास पड़ोस की हरियाली के लाभों को
गांव के लिए भूल गए हैं, है ना। अब तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ तो ये हरियाली है, खेत है वे, तो इन सबको तो भाई वन संपदा और पास पड़ोस की हरियाली के लाभों को गांव के लिए भूल गए हैं, है ना। तो वहाँ तो अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। तो गांव क्या कहता है, भाई ये बात तो मैंने स्वयं बताई थी कि जनसंख्या वृद्धि से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं, परिवारों का आकार बढ़ता गया है, लेकिन खेती की भूमि तो सीमित ही है, वहाँ पे तो आप खेती कर सकते हो। अतः लोग परिणामों की चिंता किए बिना वनों को काटते रहे और क्या करें, तथा चारागाहों को भी खेतों में बदलते गए। इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही आएंगे। अगर तुम वनों को काट दोगे, वहाँ पर तुम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बना दोगे, तो पशुओं को भी चारागाह की दिक्कत होगी नहीं होगी। तो आपको वनों को नहीं काटना है ना। तो गांव ऐसे बोलता है कि इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही आएंगे। दुष्परिणाम क्या होता है, बुरा परिणाम, अगर आप पेड़ों को काट दोगे, है ना, और वहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ें बना दोगे जिससे परिवार का आकार भी बढ़ रहा है, तो कैसे खेती होगी, है ना। खेती के लिए भूमि तो सीमित ही है, ठीक है। तो शहर क्या कहता है, सच्चाई यही है कि हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हमको एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। अगर शहर में जनसंख्या बढ़ी है तो गाँव में भी तो जनसंख्या बढ़ी है ना। मेरे ऊपर दोहरी मार पड़ी है, शहर क्या कहता है, मेरे ऊपर दोहरी मार पड़ी है। एक ओर तो मेरे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों ने नौकरी या काम पाने के उद्देश्य से मेरे क्षेत्र में आकर डेरा जमा लिया है ना। यानी कि यहाँ पर आके रहने लगे हैं और नौकरी कर रहे हैं गांव से आकर के। इस तरह निरंतर जनसंख्या बढ़ने से सबको शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, रोजगार, आवास आदि की सुविधाएं सुलभ करना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, एक बात अवश्य है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के विषयों में लोग सचेत होने लगे हैं। हरियाली लाने के बारे में लोगों में चेतना आई है। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में सामाजिक, वानिकी और वृक्षारोपण का कार्य चलाकर हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक उत्तम लक्षण है। अब शहर ने क्या बोला कि भाई हमारे यहाँ भी तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तुम्हारे यहाँ से लोग नौकरी के तलाश में हमारे यहाँ आते हैं और वहाँ पे आके रुक जाते हैं। लेकिन अब क्या है, शहर के लोगों को भी क्या होने लगे, इस बात के बारे में वो सोचने लगे हैं कि अब हमारे शहर में भी क्या हो, हरियाली आए, है ना। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, ठीक है। और दोनों क्षेत्रों में सामाजिक, वानिकी और ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि सामाजिक रहें हम, ठीक है, और वृक्ष लगा रहे हैं, हरियाली को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं शहर में, ठीक है। तो ये क्या है, एक उत्तम लक्षण है। तब गांव क्या कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे बढ़ते आकार से खतरा है। तुम्हारा आकार जो है बढ़ता जा रहा है, शहर का आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बढ़ी हुई आबादी को आवास की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए नई नई आवासीय बस्तियों का विकास किया जा रहा है। जब भाई इतना सारा जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके रहने की भी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आवास की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए नई नई आवास बस्तियों का विकास किया जा रहा है ना। छोटी छोटी बस्तियां वहाँ पे बनाई जा रही है उनके रहने के लिए। इसके लिए पास पड़ोस के गांवों की खेती की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जो आसपास क्या है वहाँ पर खेतों के लिए जो भूमि थी उसको भी अधिग्रहण कर लिया गया है, वहाँ पर उनके आवास के लिए बस्तियां बना रहे हैं, है ना। फलतः कृषि की भूमि भी कम होती जा रही है। यह खेती की भूमि कम होती गई तो अन्न और सब्जी के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। अगर तुम उस खेती की जगह में आवास बना दोगे तो अन्न कैसे मिलेगा, खेती कैसे होगी, उस पर भी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो शहर क्या कहता है, परिवार चाहे शहर में रहे या गांव में, लोगों को समझदारी से काम करना होगा। अगर परिवार का आकार छोटा होगा तो सभी सदस्यों को भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की उचित सुविधाएं प्राप्त कराना सरल हो जाएगा। मेरे बढ़ते आकार के विषय में तुम्हारी बात अवश्य सही है। शहर कहता है कि हाँ ठीक है, मेरा आकार बढ़ रहा है तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बढ़ती आबादी के अलावा कुछ और कारण भी है जिससे मेरा आकार बढ़ने के लिए जो कि उत्तरदायी है। तो और क्या कारण हो सकता है, कारखानों की स्थापना, नए कार्यालय,
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खोलने के लिए भी तो अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है, परंतु मेरे क्षेत्र में बने सामान का लाभ गांव और शहर दोनों जगहों के लोग उठाते हैं, है ना। ठीक है, अगर हमने खेती की भूमि को हमने आवासीय स्थल बना दिया है, या फिर हम वहाँ पर कारखाने स्थापना कर रहे हैं, कार्यालय खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, तो उससे भी तो भाई गांव वालों को भी फ़ायदा मिलता है। वो भी तो यहाँ पर आकर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, है ना, जिससे गांव और शहर दोनों को फ़ायदा मिलता है। तो गांव कहता है हाँ, सच तो यह है कि लोगों को जीवन की ज़रूरी वस्तुएं सुलभ कराने में हम दोनों का ही योगदान रहता है। मैं अनाज, फल, दूध, घी, लकड़ी आदि देता हूँ, तो तुम हर दिन काम में आने वाली वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हो, है ना। जो काम में आने वाली वस्तुएं उनको आप उपलब्ध कराते हो। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सहयोगी हैं, पूरक हैं। हमारे निरंतर विकास से अलग अलग गांवों और शहरों का ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारत का स्वरूप बदलता जा रहा है। तो जैसे गांव की एक भूमिका है, तो वैसे ही शहर की भी एक भूमिका है। तो गांव ऐसे बोलता है ना। तो शहर कहता है कुछ भी हो, गांव के लोग अभी भी पिछड़े हुए ही हैं, है ना, पिछड़े हुए हैं। ना उनके पास विचार है और ना ही उन्नति की नई योजनाएं हैं, है ना। ना मतलब वो कह रहे हैं ना वो सोच सकते हैं इतना, ना उनके पास इतना माइंड है कि वो विकास कर सके। तो गांव कहता है, फिर से देखिए, फिर से गांव क्या कहता है। पहले तो गांव ने कहा कि भाई हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो तो इस तरह से बात कर रहा था। तो शहर ने कहा नहीं, तुम तो अभी भी पिछड़े हुए हो, है ना, तुम्हारे पास वो योजनाएं नहीं है। तो गांव कहता है अरे भाई, राष्ट्र को एक से बढ़कर एक कवि, लेखक, कलाकार, सामाजिक नेता, देशभक्त, समाज सेवक गांव ने ही तो दिए हैं, है ना। हमारे राष्ट्र को किसने दिए हैं? गांव ने ही तो दिए हैं। ये सारे लेखक, कलाकार, सामाजिक नेता, देशभक्त, गांव के लोग, लोक नर्तक और लोक गायक भारतीय संस्कृति का ध्वज विदेशों में फहरा रहे हैं, और तुम हो कि गांव को पिछड़ा हुआ कहते हो, है ना। यहाँ की जो गांव की संस्कृति है, लोक नृत्य है, ये सब विदेशों तक पहुंच रहा है, और तुम गांव को पिछड़ा हुआ कहते हो। तुम्हारे ये गगनचुंबी भवन उन्हीं के अनपढ़ हाथों से बनाए गए हैं। तुम्हारे ये गगनचुंबी भवन, गगनचुंबी मतलब, गगनचुंबी मीन्स होता है कि मतलब जो तुम इतना ऊंचा बढ़ रहे हो, है ना, इतना ऊंचा जो तुम कह रहे हो, अत्यधिक ऊंची ऊंची बातें जो तुम कर रहे हो, है ना, गगनचुंबी भवन उन्हीं के अनगढ़ हाथों से बनाए गए हैं। अनगढ़ क्या होता है? अनगढ़ मीन्स बेडौल, है ना, बेसाइज बोलते हैं जिसको, है ना, बेडौल जिसका कोई साइज नहीं है, तो हाथों से बनाए गए हैं। ठीक है, ये गगनचुंबी भवन उन्हीं के अनगढ़ हाथों से बनाए गए हैं। खदानों से खनिज संपदा उन्होंने ही निकाली है। तुम्हारे कल कारखाने उन्हीं के बलबूते चल रहे हैं। तुम्हारी सड़कों पर भी बसें वे ही चला रहे हैं। पुलिस और सेना उन्हीं के दम पर देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बागडोर संभाले हुए हैं। ना भाई ना, इतने कृतघ्न ना बनो। कृतघ्न मतलब इतने कृतघ्न ना बनो। कृतघ्न का मीन्स होता है बच्चों कि किए गए उपकार को ना मानने वाला। नहीं मान रहे वो उपकार, इतना इतना कुछ किया है ना। तो गांव कह रहा है कि इतना कुछ किया है मैंने और तुम उपकार को मानने को ही तैयार नहीं हो, है ना। ना भाई ना, इतने कृतघ्न ना बनो। वैसे दशा गांव की भी सुधर रही है। इससे हम दोनों के मध्य का अंतर घटता जा रहा है ना। तो गांव कहता है कि हमारी संस्कृति, हमारे जितने भी नृतक हैं वो विदेशों तक छाए हुए हैं, है ना। और तुम हो कि गांव को पिछड़ा कहते जा रहे हो। तुम्हारे गगनचुंबी भवन उन्हीं के अनगढ़ों हाथों से बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। तो शहर क्या कहता है? सच्चाई तो ये है कि काफ़ी समय पूर्व मैं भी एक छोटा सा गांव था, और धीरे धीरे बढ़ने से आज मेरा ये रूप बन गया है। पहले मैं भी एक गांव ही था। हम दोनों की उन्नति से राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरी उन्नति तुम्हारी उन्नति से जुड़ी हुई है। वैसे भी तुम मेरे बड़े भाई हो, है ना। ठीक है, तो क्या कह रहा है
कि तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरी उन्नति तुम्हारी उन्नति से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि शहर भी पहले क्या हुआ करता था, गांव ही हुआ करता था। तो अब क्या कह रहा है कि मेरी उन्नति तुम्हारी उन्नति से जुड़ी हुई है और तुम मेरे क्या हो, बड़े भाई हो। तो गांव क्या कहता है, ये हुई ना बात भैया, अब हम दोनों सदा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मेरी परिश्रमशीलता बनी रहे और तुम्हारी कार्यकुशलता और वैज्ञानिक दृष्टि। ठीक है, तुम भी बने रहो और मैं भी बना रहूं, जियो और जीने दो, यही तो समाजवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका मतलब क्या हुआ भैया बच्चों, जियो और जीने दो, यही तो समाजवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तभी क्या है, सभी खुश रहेंगे, है ना। अच्छा भाई, मैं तो चला खेतों की सैर करने और तुम संभालो अपने कारखानों को। बस एक आखिरी प्रार्थना है कि पश्चिम की चटक मटक की नकल में भटक मत जाना और प्रकृति की चकाचौंध से मुझे विस्मृत मत करना, है ना। यानी कि पश्चिम यानी कि वेस्ट की चटक मटक, जो वेस्ट में इतनी चटक मटक चलती है ना, वहाँ की नकल में तुम भटक मत जाना, मतलब वहाँ की नकल मत करना। ठीक है, और प्रगति की चकाचौंध से मुझे विस्मित मत कर देना। याद रखना, भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है। तो गांव ने क्या कहा, इतनी सारी बातें शहर को बोली कि भाई अब पता चला ना आपको कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। तुम भी तो पहले क्या थे, एक छोटे से गांव ही थे, अब तुम शहर बन गए हो, है ना। तो हम क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। मेरी परिश्रमशीलता बनी रहे और तुम्हारी कार्यकुशलता और वैज्ञानिक दृष्टि बनी रहे। मेरी परिश्रमशीलता बनी रहे, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, है ना, कि मैं अनाज उगाता हूँ, ये सब करता हूँ। और तुम्हारी कार्यकुशलता और वैज्ञानिक दृष्टि, तुम्हारे यहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी वगैरह है ना, आगे तुम इतना बढ़ गए हो, तो वो बने रहे, तुम भी बने रहो, मैं भी बना रहूँ, जियो और जीने दो, यही तो समाजवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब क्या रहे, खुश रहे। तो अच्छा भाई, मैं चला खेतों की सैर करने और तुम संभालो अपने कारखानों को। ठीक है, तो गांव ऐसा बोलता है। बस एक आखिरी प्रार्थना करता हूँ कि पश्चिम की चटक मटक की नकल मत करना। तो गांव शहर से कहता है कि पश्चिम की नकल मत करना और प्रकृति की चकाचौंध से मुझे विस्मृत मत कर देना। ठीक है, यानी कि बिल्कुल उनकी नकल करके शहर को बिल्कुल आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल हरियाली वहाँ की ख़त्म कर दो। ठीक है, और उनकी चटक मटक मत करना, और क्या करना, प्रगति की चकाचौंध से मुझे विस्मृत मत कर देना। अब तुम इतनी प्रगति कर रहे हो, कहीं ऐसा मत करना कि तुम मुझे भूल जाओ, है ना। याद रखना, भारत की आत्मा कहाँ है, गांव में ही निवास करती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया बच्चों इस चैप्टर से कि गांव और शहर में से कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। शहर कहता है मैं बड़ा हूँ, गांव कहता है मैं बड़ा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या है, वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर गांव है तभी शहर है, शहर है तभी गांव भी है। तो यहाँ पर अंत में शहर क्या कहता है कि तुम वैसे भी मेरे बड़े भाई हो, है ना। कहता है ना शहर गांव से कि हाँ, मैं भी तो पहले एक छोटा सा गांव ही था। तो वहाँ पर वो बोलता है कि हाँ तुम मेरे बड़े भाई हो, गांव से ऐसे बोलता है, जो कि इतनी उन्नति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या जाना कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे से ही चल रहे हैं। गांव है तभी शहर है, शहर है तभी गांव है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेकर के और इनके कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के, जिनसे आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।